हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सम सीमांत उपयोगिता नियम। उपयोगिता विश्लेषण के ये दो मुख्य नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम एवं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में मैं समझा चुकी हूँ कि उपयोगिता की दो मुख्य अवधारणाएं हैं, संख्यावाचक दृष्टिकोण एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण। संख्यावाचक दृष्टिकोण पर आधारित ये दोनों नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एवं सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये दोनों ही नियम जो है इसको गॉसेन का प्रथम नियम एवं गॉसेन का द्वितीय नियम के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम इस नियम को दिया था अल्फ्रेड गॉसेन ने, लेकिन इसको आगे बढ़ाया और इसको बहुत अच्छे से समझाया मार्शल ने। इसलिए इस नियम के साथ अल्फ्रेड मार्शल का भी नाम जुड़ा हुआ है और इस नियम को गॉसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ सम सीमांत उपयोगिता नियम। इससे पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत संख्यावाचक, क्रमवाचक अवधारणा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, मांग का नियम, कई टॉपिक्स में पहले भी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जाकर पिछले वीडियोस देखिए, और यदि आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम। जैसा कि आप देख रहे हैं, सम नाम से ही आपको स्पष्ट है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम मतलब सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। तो ये नियम क्या है? ये नियम बताता है कि एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर, देखिए आप, प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। मतलब इसमें सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है विवेकशील उपभोक्ता। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है, पहली है विवेकशील उपभोक्ता, मतलब उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है। उसके बाद उसकी आय सीमित है, अपनी सीमित आय को वह विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जैसे जैसे व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां लेता है, वैसे वैसे उसकी उपयोगिता गिरती जाती है। अब यहाँ पर कल हमने जो बात की थी वो एक ही वस्तु पर खर्च किया जा रहा था, यहाँ पर मल्टीपल गुड्स है, ज्यादा वस्तुएं, एक से अधिक वस्तुएं हैं और विवेकशील माना गया है उपभोक्ता को, और वो अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर, देखिए आप, विभिन्न वस्तुएं, एक वस्तु नहीं है, विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। इस प्रकार इसको उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। ये नियम बताता है ये कि सीमित आय को किस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। नियम की मान्यताएं, नियम की परिभाषा मार्शल के अनुसार, मार्शल ने जो परिभाषा दी है वो देखिए आप, उसने कहा है कि उपभोक्ता अपनी आय को, मतलब जितनी अपनी उसकी आय है उसको विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। इसलिए इसको गणितीय रूप में अगर लिखना है तो हम इस तरह से लिखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस अपॉन एक्स of x, marginal utility of y upon price of y, it should be equal to marginal utility of x z upon price of z। मतलब x वस्तु का सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात, y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात और z वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात एक जैसा होना चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए। इसको इस तरह से अपन और अनंत वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। तो मार्शल ने ये परिभाषा दी है। अब ये नियम की मान्यताएं, नियम किन किन मान्यताओं पर आधारित है? तो सबसे पहली मान्यता देखिए आपको, जैसा कि आपको नियम में भी आपने देखा था कि उपभोक्ता विवेकशील है, मतलब ये पूरा उपभोक्ता व्यवहार का जो आप समस्त सिद्धांत पढ़ेंगे, इन सब में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है। इसके अलावा इसकी आय सीमित है, सीमित आय है,
वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। इसके अलावा सीमांत उपयोगिता मापी जा सकती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सीमांत ये उपयोगिता मापनीय है, इसी मान्यता पर आधारित है। फिर उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि वस्तुएं स्वतंत्र होती है, मतलब एक दूसरे से इसका कोई वो नहीं होता, वस्तुएं स्वतंत्र होती है। अब नियम की व्याख्या। माना कि उपभोक्ता के पास 100 रुपए है, ये देखिए आप, इसमें हमने उदाहरण लिया है कि 100 रुपए है। अब दो वस्तुएं खरीदनी है उसको, एक्स और वाई। वो अपनी आय को इस प्रकार खर्च करेगा कि एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात और वाई वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात एक समान होना चाहिए। इस तरह से वो अपनी आय को खर्च करेगा। ये देखिए आप, उदाहरण के लिए अगर MU ये आपको दिख रहा है जैसा कि स्क्रीन पर, कि यदि MU और अपॉन PX इज ग्रेटर देन MU अपॉन PY, मतलब X वस्तु पर खर्च करने से उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है 40 और 30, और Y वस्तु पर खर्च करने से उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है एक्सक्यूज में, X वस्तु पर खर्च करने से उसको सीमांत उपयोगिता 40 मिलती है, और Y वस्तु पर खर्च करने से उसको सीमांत उपयोगिता 30 मिलती है। और दोनों का मूल्य अगर एक जैसा है, ये देखिए अब दोनों का मूल्य समान है, तो उपभोक्ता X वस्तु की 4 यूनिट लेगा और Y वस्तु की 3 यूनिट खर्च लेगा। इसका मतलब अगर MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY इज ग्रेटर देन MUZ अपॉन PZ, तो उपभोक्ता सबसे ज्यादा X वस्तु खरीदेगा क्योंकि उसको उसकी सीमांत उपयोगिता उसको ज्यादा मिल रही है, उससे Y उससे कम, और Y से भी कम, सबसे कम वो Z वस्तु खर्च करेगा। तो इस प्रकार वो तब तक करेगा जब तक कि उसकी समस्त वस्तुओं पर खर्च करने से उसकी सीमांत उपयोगिता समान नहीं हो जाती। इसी को डायग्राम से दिखाया हुआ है। ये देखिए आप, X वस्तु पर लिया है वस्तु की इकाइयां और Y वस्तु पर लिए सीमांत उपयोगिता। ये X वस्तु MUX जो है वो X वस्तु पर खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वक्र है, ये Y वस्तु पर खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वक्र है। अब मान लो OP सीमांत उपयोगिता व्यक्ति को मिल रही है, तो OP पर वो X वस्तु की इतनी यूनिट खरीदेगा, Y वस्तु की इससे ज्यादा, और ये Z वस्तु की खरीदेगा। इस तरह से वो तब तक वो खर्च करेगा इन तीनों वस्तुओं पर जब तक कि उसकी तीनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक समान नहीं हो जाती। अब आता है नियम का महत्व। नियम का महत्व समझाने से पहले मैं एक बार पुनः आपको समझाना चाहूंगी कि एक व्यक्ति जब अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है, मान लो X, Y, Z 3 वस्तुएं हैं, तो विभिन्न वस्तुओं पर जब खर्च करता है तो जिस वस्तु से उसको उपयोगिता ज्यादा मिलती है उस वस्तु की वो अधिक इकाइयां लेगा, जिस वस्तु से कम उपयोगिता मिलती है उससे उसकी वो कम इकाइयां लेगा, और ऐसा वो तब तक करेगा जब तक कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसकी समान नहीं हो जाती। अब यह है नियम का महत्व। उपभोक्ता संतुलन को समझने में सहायता मिलती है, आय के उचित उपयोग का आधार है, उपभोक्ता के निर्णयों का विश्लेषण इससे किया जा सकता है, कर नीति में भी उपयोगी है, सरकारी बजट निर्माण में भी उपयोगी है, परिवार के बजट निर्माण में भी ये सहायक है। एक परिवार जब अपने बजट बनाता है, अगर उसकी 10,000 रुपए महीने की इनकम है, तो वो अपने बजट को इस प्रकार बनाता है कि उसे प्रत्येक वस्तु पर खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक समान हो। अब इस नियम की सीमाएं क्या है? सबसे पहली सीमा जो है वो है उपभोक्ता विवेकशील नहीं होते, इतने ज्यादा उपभोक्ता विवेकशील नहीं होते। जैसा कि आप और हम सभी इतना ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं व्यवहारिक जीवन में कि इस तरह से हम नापते रहें कि किससे सीमांत उपयोगिता हमको कितनी मिल रही है। उसके अलावा कीमतें स्थिर नहीं रहती, आय हमेशा निश्चित नहीं होती, आय भी बदलती रहती है, और इसके अलावा सभी वस्तुएं स्वतंत्र नहीं होती।
एक वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु पे निर्भर करता है, दूसरी वस्तु का तीसरी वस्तु पे निर्भर करता है, तो वस्तुएं स्वतंत्र नहीं होती, इसलिए उनसे प्राप्त उपयोगिता भी स्वतंत्र नहीं होती। तो उपयोगिता को वास्तव में तो पहले अवधारणा ही अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि उपयोगिता को मापना कठिन है, मापना भी कठिन है, उपभोक्ता विवेकशील भी नहीं होते। ये है आपके उपयोगिता नियम की सीमाएं, समसीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं। वास्तविक जीवन में इसका फिर भी स्टूडेंट्स इसका उपयोग है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सभी अपना बजट बनाने में, परिवार का मासिक बजट बनाने में हो, चाहे छात्रों को अपने विद्यार्थी जब अपने जेब खर्च को खर्च करते हैं तो भी वो है, तो वो कहीं ना कहीं इस नियम का उपयोग करते ही है कि जिस जगह उनको अधिक उपयोगिता मिलती है उन वस्तुओं की वो अधिक मात्रा लेते हैं, और जिन वस्तुओं की उनको कम उपयोगिता मिलती है उन वस्तुओं की वो कम मात्रा खरीदते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम यह बताता है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय का वितरण ऐसे करता है जिससे उसके अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। इसको कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। इसको गणितीय रूप में मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, MUX अपॉन PX should be equal to MUY upon PY should be equal to MUZ upon PZ should be equal to, इसी तरह से चलती जाएगी। इसी को अगर डायग्राम से दिखाना है तो ये डायग्राम ये इसी तरह से बनेगा। ये तुम्हारे सीमांत उपयोगिता वक्र है। अगर 4 वस्तुएं ले ली तो ये 4 वस्तुएं हैं, तो इसमें सबसे कम अगर MUX से मिल रही है तो ये MUX हो गया, ये सीमांत उपयोगिता वक्र Y का हो गया, ये सीमांत उपयोगिता वक्र Z का, ये सीमांत उपयोगिता वक्र A वस्तु का। अब देख लो आप, इसमें सबसे ज्यादा A से सीमांत उपयोगिता मिल रही है तो वो A की अधिक इकाइयां खरीद रहा है व्यक्ति। अगर B से इससे कम मिल रही है, Z से इससे कम मिल रही है तो Z की उससे कम खरीद रहा है, Y की उससे कम, और X की सबसे कम इकाइयां उसके द्वारा खरीदी जा रही है। तो इसको कहते हैं, इधर हमने लिए सीमांत उपयोगिता, इधर हमने लिए वस्तु की इकाइयां। तो ये है आपका सम सीमांत उपयोगिता वक्र। इसको इस तरह से मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया है कि किस तरह गणितीय रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये गॉसेन का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम में ये आप लोगों के सिलेबस के अलावा 12th BA MA के सिलेबस के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है कि समसीमांत उपयोगिता नियम किसने दिया, कब दिया, ये सब भी उससे पूछा जाता है। तो आप लोग इसको पढ़िए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी चीज में कहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपके कंफ्यूजन अगले लेक्चर में दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए।